सो नेक्स्ट इज़ द यूनियन इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो बेसिकली आर्टिकल 1 से 4 में हम बात करते हैं पार्ट फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अबाउट द इंडियन यूनियन एंड उसके टेरिटरीज के बारे में। सो आर्टिकल फर्स्ट हमारा बताता है दैट इज़ द नेम एंड द टेरिटरी ऑफ क्या होगी हमारी यूनियन की। सो उन्होंने इंडिया को कहा है कि वो भारत है एंड वो यूनियन ऑफ स्टेट है। इसका मतलब है कि यहाँ पे फेडरलिज्म है लेकिन वो एक एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए उनको जो स्टेट्स हैं उनको कोई भी राइट नहीं, कोई भी अधिकार नहीं कि वो सीड हो सके, मतलब उस एग्रीमेंट से अलग हो सके, इंडिया से हट सके। सो यूनियन जो एक छोटा टर्म है बिकॉज उसमें हम स्टेट्स को ही इंक्लूड करते हैं, लेकिन टेरिटरी जो होता है वो बड़ा स्टेट होता है, उसमें यूनियन स्टेट्स, यूटीज़, एक्वायर्ड टेरिटरी सब कुछ आता है। ठीक है। आर्टिकल 2 बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिश करना किसी न्यू स्टेट का। इसका मतलब है आउटसाइड जो इंडियन टेरिटरी में अभी तक नहीं आ रहा था लेकिन उसके अब आने शुरू होगा। सो पार्लियामेंट ही इसको कर सकते हैं, ओनली न्यू स्टेट जो है जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते उसको एडमिशन देना। आगे बात करते हैं आर्टिकल 3 की, जो कि बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड द ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज ए बाउंड्रीज से नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग से, जो पहले से ही स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं एरियाज बाउंड्रीज उनको चेंज करना। सो बेसिकली यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग स्टेट की बात करें, राइट। और इसको कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है, लेकिन इसके लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है कि हमें प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट की, और स्टेट लेजिस्लेचर से भी प्रेसिडेंट क्या लिखते हैं, रिव्यू लेते हैं, लेकिन जो उनका रिव्यू होता है वो बाइंडिंग भी नहीं होता। और अगर हमें ऐसा होता है कि कोई बिल आया, हमने एक बार रिव्यू ले लिया, उसके बाद तो हमारा दैट इज़ पार्लियामेंट में गया, बूथ हाउसेज में, और कुछ चेंजेस उसमें करे तो न्यू चेंजेस के लिए भी रिव्यू नहीं लिया जाता है। एज वेल एज अगर बात करें यूटी के केस में तो वहाँ से व्यू लिया ही नहीं जाता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 4 की, तो हमारे लॉज जो भी अंडर, ये बोलता है कि लॉज जो भी अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 के आते हैं, जो भी हमने चेंजेस किया, जो भी हमने अमेंडमेंट करी, उससे फर्स्ट शेड्यूल में फोर्थ शेड्यूल में तो बदलाव होगा, लेकिन उसको हम अमेंडमेंट नहीं मानेंगे अंडर द आर्टिकल 368, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरह हम इसको नहीं मानेंगे। ठीक है। अगर हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड यूटीज़ की, तो किस तरीके से हमारे जो इवोल्यूशन हुआ है हमारे स्टेट्स का एंड हमारी यूटीज़ का, राइट। तो सबसे पहले हमारे धार कमीशन बैठा था, ठीक है, जिसमें बोला गया था कि लैंग्वेज को हम एज अ क्राइटेरिया नहीं मानेंगे फॉर दी और हमें मतलब लैंग्वेज को क्राइटेरिया नहीं मानेंगे स्टेट्स को बांटने के लिए, एज वेल एज हम क्या लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के कन्वीनियंस को ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो, हम उस तरीके से जो है डिवीजन करेंगे। उसके बाद जेवीपी कमेटी बैठती है जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई एंड पट्टा भाई होते हैं, जो कि रिजेक्ट करते हैं लैंग्वेज को, वही कि हमें अगर रिकॉग्नाइजेशन करना है तो हम लैंग्वेज के बेसिस में नहीं करेंगे, वो भी मना करते हैं। तो धार कमीशन जेवीपी दोनों ही मना कर देते हैं। उसके बाद लेकिन क्या होता है कि पहला लैंग्वेज वाला स्टेट बनता है आंध्रा, बिकॉज ऑफ द जो पर्सन होता है वो स्ट्राइक करता है और वो मर जाता है, इस वजह से आंध्रा को एक पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बनता है। उसके बाद हमारा स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन बैठता है, जिसको हम फैजल अली कमीशन भी बैठते हैं, जिसमें लोग होते हैं कुंजू, फैजल अली एंड पन्नीकर। कुंजू, फैजल अली एंड पन्नीकर तीन जो हैं जन होते हैं, वो बोलते हैं कि हम एक लैंग्वेज और एक स्टेट वाले कॉन्सेप्ट को ये भी मना करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक लैंग्वेज है उसके बेसिस पे एक स्टेट बनाया जाएगा, बट वो ऐसा बोलते हैं कि हाँ लैंग्वेज को आप एक क्राइटेरिया रख सकते हो अपना हमारा जो भी है स्टेट्स को बनाने के लिए। एंड ये बात करता है कि अबॉलिश कर दो 4-4 क्लासिफिकेशन, जो स्टेट्स को ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में डिस्ट्रीब्यूट किया रखा था, उस चीज़ को अबॉलिश करने की बात करता है। उसके बाद हम बात करें तो कैसे कैसे हमारे स्टेट फॉर्म हुए, तो सबसे पहले हमारा महाराष्ट्र गुजरात है 1960 में बना था फ्रॉम द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, राइट। उसके बाद हमारा नागालैंड है वो बना था। उसके बाद हमारा हरियाणा एंड चंडीगढ़ एंड हमारे हिमाचल प्रदेश बनते हैं 1966 के अराउंड, ठीक है। उसके बाद हमारे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय बने। उसके बाद हमारा सिक्किम आया। उसके बाद हमारा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड हमारा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड निकलता है 2000 में। एंड उसके बाद हमारा तेलंगाना। अगर हम बात करें रिसेंट डेवलपमेंट की, तो अभी फिलहाल के टाइम में जो 2 यूटीज़ थी, दादर एंड नगर हवेली की एंड दमन एंड दीव को, उनको हमने मर्ज करके एक बना दिया गया है। और जो हमारा स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर को, उसको 2 यूटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की यूटीज़ में, राइट। अब हम बात करते हैं सिटीजनशिप की। तो सिटीजनशिप की अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, सिंगल सिटीजनशिप है। तो स्टेट क्या हो, किसी भी स्टेट को मतलब एक ही सिटीजनशिप है। पार्ट 2 में हम इससे डील करते हैं आर्टिकल 5 to 11। अच्छा, ये परमानेंट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन लिखे हुए हैं वो परमानेंट नहीं। इसका क्या मतलब है कि वो जनरली जो प्रोविजन है वो डील करते हैं उस टाइम पे कौन सिटीजन रहेगा जिस टाइम पे हमारा शुरुआत हुई थी, इंडिपेंडेंस हुई थी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई थी। तो पार्लियामेंट जो है, लेकिन बोला गया है जो पार्लियामेंट है वो हमारा डील करता है इन सारे कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप से रिगार्डिंग जितने भी मैटर्स हैं उनसे, और ये हमारे यूनियन लिस्ट में आता है। इसको हमने बोरो करा है हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, सिंगल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है। सो आर्टिकल 5 बात करता है कि कैसे कौन सिटीजन होगा हमारा, जब हमारी कमेंसमेंट हुई थी, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई थी, तो उस टाइम पे कौन हमारे सिटीजन होगा। आर्टिकल 6 बात करता है कि जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए, पाकिस्तान वाले साइड से आए हैं, उनको कैसे सिटीजनशिप मिलेगी। थर्ड बात जो आर्टिकल 7 है वो बात करता है कि जो लोग हमारे इंडिया में थे, इंडिया वाले लोग थे जो पाकिस्तान चले गए, लेकिन पाकिस्तान की बुरी कंडीशन देख के जो वापस इंडिया आते हैं, उनको सिटीजनशिप किस हिसाब से मिलेगी। आर्टिकल 8 बात करता है जो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है। इंडियन ऑरिजिन का मतलब है पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी इंडियन था, लेकिन आज अभी के टाइम पे वो आउटसाइड रह रहे हैं, इंडिया के बाहर रह रहे हैं, लेकिन अगर उनको सिटीजनशिप चाहिए तो उनको कैसे मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 9 बात करता है कि सिटीजनशिप ऑफ अदर
अदर कंट्री, अगर कोई पर्सन जो कि हमारे इंडिया का सिटीजन है, अगर वो किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को ले लेता है तो उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, राइट। आर्टिकल 10 बात करता है कॉन्टिन्यूंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, कि कौन कौन कंटिन्यू राइट रहेगा, किसके पास सिटीजनशिप का अधिकार रहेगा, ठीक है, कौन रहेगा। आर्टिकल 11 बात करता है हमारे पार्लियामेंट जो है उसको बेसिकली इंपावर किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कि वही लॉ बना सकता है इन सारे मैटर्स पे, राइट। आगे हम बात करते हैं तो पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, दैट इज द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, जो कि बात करता है कि किस तरीके से हम सिटीजनशिप को ले सकते हैं और किस तरीके से वो हमारी जा सकती है, तो उसके तरीके बता रखे हैं। सो एक्वायर करने के तरीके बता रखे हैं, दैट इज ब्रांड, ब्रांड इसका क्या है, याद करने का तरीका। सो बी फॉर बर्थ, बर्थ क्या है कि अगर पेरेंट्स आपका, अगर कोई भी पेरेंट जो है या फिर तो दोनों इंडियन है या फिर एक इंडियन है और जो दूसरा है वो इलीगल नहीं है, तो आपका जो बर्थ के टाइम पे तो आप क्या है, आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन, आर फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आप जो है एप्लीकेशन दे सकते हो, उसका मतलब है आप कब कब दे सकते हो, अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हो तो दे सकते हो, स्पाउस हो तो दे सकते हो, माइनर चाइल्ड हो, है ना, तो दे सकते हो, ओवरसीज सिटीजन हो तो दे सकते हो। इन सारे केसेस में आपको कुछ मतलब होती है कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है, जैसे आप 7 साल से रह रहे हो, 5 साल से रह रहे हो, इस तरीके की। देन देयर इज एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब है जब हम एक्वायर करें किसी भी टेरिटरी को, तो जनरली हम एक जो जगह होती है उस जगह हमको एक्वायर करते हैं, तो उसके जो लोग होते हैं वो लोग सिटीजन, नॉट ऑल लोग बट सिटीजन जो होते हैं वहाँ के सिटीजन ऑफ इंडिया बन जाते हैं ऑफ कोर्स। देन देयर इज अ नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन का क्या मतलब होता है, जब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सर्टिफिकेट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से, मतलब ऑफ कोर्स इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से सर्टिफिकेट देती है हमारे सिटीजनशिप का। इसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आपको कुछ सिस्टम के लिए रेजिडेंट होना पड़ेगा, आपका करेक्टर अच्छा होना चाहिए, आपको लैंग्वेज होनी चाहिए किसी भी एक लैंग्वेज की जो हमारी 8th शेड्यूल में है, ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। देन डी फॉर डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है कि आप बॉर्न हुई आउटसाइड, मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं दीज आर इंडियन बट अभी वो बाहर रह रहे हैं एंड आप बाहर ही पैदा हुए हो, तो आप इधर तो आपको 1 साल के अंदर अगर किस कंसल्टेट के अंदर कंसुलेट होते हैं, जो कंसुलेट होते हैं हमारे कंट्री के, उसके अंदर, अरे ये क्या हो गया, अगर आपने हमारा कॉन्सुलेट जो होते हैं उनके अंदर अगर रजिस्टर करा दिया तो, या फिर 1 साल से ज़्यादा में अगर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है अगर 1 साल से ज़्यादा का बच्चा हो जाता है तो, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक प्रोविजन है दैट इज आर्टिकल 9 जो बोलता है कि आप इंडियन सिटीजन हो, ठीक है, आप इंडियन सिटीजन हो लेकिन आप कहीं और की जो है किसी और कंट्री की क्या लेते हो, सिटीजनशिप ले लेते हो, तो इंडिया की सिटीजनशिप आपकी खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। एक्ट एंड लॉ, अगर हम बात करें एक्ट या लॉ की, तो ये हमारा है दैट इज़ 3 तरीके हैं, कहते हैं रेनेंसिएशन, मतलब खुद से बोल देना कि भैया मुझे तो आपकी सिटीजनशिप नहीं चाहिए। सेकंड है टर्मिनेशन, ऑटोमेटिकली, जो कि वही आर्टिकल 9 के जैसा ही है कि आप अगर दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। देन देयर इज अ डेप्रीवेशन, जो कि गवर्नमेंट करे, मतलब गवर्नमेंट खुद से सिटीजनशिप को छीन ले, जो अगर वो कब केसेस में होता है, जब आपने कुछ फ्रॉड कराओ, कुछ गलत काम कराओ, इस केसेस में, राइट। तो बात करते हैं एनआरआई की, तो एनआरआई कौन होते हैं, इंडियन सिटीजन होते हैं और उनके पास इंडियन पासपोर्ट होता है, बस वो आउटसाइड रह रहे हैं, वो हमारे यहाँ पे रह नहीं रहे, राइट। ओसे का क्या मतलब होता है, नॉन इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन नहीं है वो, उनके पास पासपोर्ट भी अदर कंट्री का, लेकिन वो इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, तो उसका ही उल्टा एक तरीके से, ठीक है। इनको रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप कराते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसको कैंसिल भी कर सकती है ऑफकोर्स। ओसीआई कार्ड का आप रेनोन्सिएशन भी कर सकते हो, उसका मतलब है खुद से छोड़ देना, वो भी आप कर सकते हो। अच्छा, कुछ राइट्स इसको मिलते हैं, जनरली एक नॉर्मल एनआरआई की तरह ही इसको राइट्स मिलते हैं, लेकिन क्या राइट्स हैं उसको जो नहीं मिलते हैं, दैट इज़ वो कैट होल्ड एनी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट, मतलब वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे कोई प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, एमपी हो, एमएलए हो, कोई कैग हो, सुप्रीम कोर्ट वगैरह कुछ हो, या फिर कोई पब्लिक सर्विस में आप ऐसी पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते हो, आप वोट भी नहीं कर सकते हो, एज वेल एज आप कोई एग्रीकल्चर लैंड भी नहीं खरीद सकते हो, तो कुछ राइट्स है जो ओसीआई कार्ड होल्डर के पास नहीं होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 की। तो बेसिकली ये एक्ट आया था, ये एक्ट क्या कहता है कि जितने भी इलीगल माइग्रेंट है जो कि हमारे पास पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हैं और जो कि नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम्स के अलावा कोई और भी धर्म से है, तो उन सबको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, जो कि हमारे किसके, लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या था, जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं, ठीक है। लेकिन और किस तरीके से दी जाएगी, थ्रू नेचुरलाइजेशन, उनको अप्लाई करना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको एक सर्टिफिकेट दे देगी सिटीजनशिप की। और इसी के चलते जो हमने टर्म था एक्विजिशन का, नेचुरलाइजेशन का, जो कि 11 साल हुआ करता था, उसको हमने 5 साल कर दिया गया है, ठीक है। अब लेकिन इसके एक्सेप्शन है, ऑफकोर्स ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा, हर जगह जहाँ इलीगल माइग्रेंट आए हैं वहाँ उन सबको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। अगर जो इलीगल माइग्रेंट्स हमारी 6 शेड्यूल वाले स्टेट्स में आए या फिर इनर लाइन परमिट में आए, 6 शेड्यूल एरिया कौन से है, एएमटीएम, ठीक है, या फिर हमारा इनर लाइन परमिट जहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है उन लाइन्स में एंटर करने के लिए, अगर वहाँ पे इलीगल माइग्रेंट है तो उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी बाय हमारी नेचुरलाइजेशन, राइट। एक और चीज़ इसमें जो सेकंड पॉइंट हुआ था वो ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कैंसिल कर सकती है ओसीआई मेंबरशिप को, ठीक है, तो दैट्स सो सिंपल सी थिंग थी।
अगर हम बात करें तो एनआरसी क्या होता है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। इसका मतलब होता है रजिस्टर करना, बेसिकली रजिस्टर करना कि कौन सिटीजन है और कौन नॉन सिटीजन है, मतलब लिख लेना एक रजिस्टर में। ये बेसिकली किस लिए होता है, आइडेंटिफाई करने के लिए इलीगल माइग्रेंट्स को। आगे हम बात करते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की, तो इसका मतलब है यूजुअल रेजिडेंट की काउंट करना, मतलब यूजुअली कौन लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो इस तरीके से नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है। और यहाँ पे सिटीजन और नॉन सिटीजन हम दोनों को ही लेते हैं। अगर हम बात करें सेंसस की, तो सेंसस में भी हम पॉपुलेशन को ही लेते हैं, लेकिन इसमें हम डेमोग्राफी को भी लेते हैं, मतलब जो पॉपुलेशन है उसको बहुत सारे क्राइटेरिया में बांटते हैं, जेंडर वाइज बांटते हैं ना, एंड फैमिली इनकम वाइज बांटते हैं, एज वाइज बांटते हैं, इस तरीके से हम करते हैं। और ये बेसिकली हेल्प करते हैं पॉलिसी असेसमेंट में, इसी के बेसिस पे हम आगे पॉलिसीज बनाते हैं, राइट। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इज द फंडामेंटल राइट्स, तो ये ध्यान से पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम ये बताता है कि डिफरेंट टाइप के राइट्स होते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल राइट्स। नेचुरल मतलब बिकॉज आप नेचुरली जो आपको मिले हैं, बिकॉज आप बाय गॉड, मतलब भगवान के थ्रू आपको नेचर ने आपको राइट्स प्रोवाइड करे, जैसे कि ब्रीथ करने का, मतलब कि सांस लेने का आपको एक राइट है, ठीक है। ह्यूमन का मतलब है बिकॉज आप ह्यूमन है इसलिए वजह से आपके पास राइट है, ठीक है। देन देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं, स्टैट्यूटरी राइट जो किसी लॉ के थ्रू आपको मिलते हैं, एंड फंडामेंटल राइट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एक बिगर टर्म है और वहीं फंडामेंटल राइट एक छोटी टर्म है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राइट हैं, उनमें से फंडामेंटल राइट है वो उसका ही एक पार्ट है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ना हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट एंड लीगल राइट में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, फंडामेंटल जो राइट है उसको ग्रांट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन लीगल राइट को हमारा कौन ग्रांट करता है, एक लॉ ग्रांट करता है, मतलब वो लॉ में, किसी लॉ के थ्रू में वो राइट मिलता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट क्या बोलता है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, लेकिन हमारी लीगल राइट किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। फंडामेंटल राइट जो डायरेक्टली अगर इनका हनन होता है, वायलेशन होता है, तो हम डायरेक्टली क्या है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ऐसा लीगल राइट में नहीं होता, हमें मतलब एक हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है कोर्ट की, ठीक है। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स के बारे में और, तो बेसिकली हमारी मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑफकोर्स ये मेंशन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन होती है पार्ट 3 में, ठीक है, पार्ट 3 में और 12 to लेकर 35 आर्टिकल्स में। ये हमारे जस्टिसेबल होते हैं। इसका मतलब है अगर आपके ये राइट्स आपको मिल नहीं रहे तो आप सीधा कोर्ट में जा सकते हो, राइट। इनको मैग्ना कार्टा बोलते हैं, ठीक है। यूएस बिल ऑफ राइट्स से हमने इंस्पायर होकर लिया है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को ये क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को क्या करते हैं, ये बढ़ाते हैं, राइट। ओरिजिनल अगर मैं बात करूँ तो 7 हमारी फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन आज के टाइम पे हमारे सिर्फ 6 ही फंडामेंटल राइट्स रह गए हैं, ठीक है। 6 ही जो है फंडामेंटल राइट्स रह गए हैं, बिकॉज हमने राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया है। और हम बात करूँ फीचर्स क्या होते हैं, तो बेसिकली एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्यूट का मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस इन पे लग सकती हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा ही ऐसे रहेंगे। अगेंस्ट एक्शन ऑफ स्टेट, ये प्रोटेक्शन देते हैं हमें स्टेट्स की जो भी एक्शंस होते हैं कि आर्बिट्री एक्शन वो ना करें। ये हमें इनको डिफेंड करने के लिए, इनके लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट भी होते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव नेचर के होते हैं मोस्टली, मतलब कहीं ना कहीं ये स्टेट को या फिर कहीं तो इंडिविजुअल को रोक रहे हैं कि ये काम नहीं करना है, राइट। एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, जनरली ये सस्पेंड भी हो सकते हैं ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, राइट। इनको अमेंड किया जा सकता है ऑफकोर्स, जैसे मैंने बताया, बट ऑफकोर्स बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिलाना है, ठीक है। एंड ये डायरेक्टली इन्फोर्सेबल है। इसका मतलब है कि इनके लिए कोई स्पेसिफिकली लॉ लाने की जरूरत नहीं, जैसे कि राइट टू फ्रीडम के लिए आपको एक लॉ लाने की जरूरत नहीं कि आपको फ्रीडम है कि आप अपने रिलीजन को फॉलो करो, बल्कि वो एक ऑलरेडी अगर वो लिखा गया तो इसका मतलब आपके पास अधिकार है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 12 की। तो आर्टिकल 12 बात करता है कि डिफाइन करता है स्टेट को, कि बेसिकली बताता है कि स्टेट की डेफिनेशन में कौन कौन आता है अगर हम डील करें फंडामेंटल राइट से रिगार्डिंग। तो हमारे इसमें यूनियन में लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव दोनों आते हैं, स्टेट की भी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव दोनों आते हैं, लोकल अथॉरिटीज़ आती है जो भी हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, पंचायत है, लोकल बॉडीज़ हैं, एंड अदर अथॉरिटीज़ भी आती है जो कि अंडर गवर्नमेंट रह जैसे काम करिए या गवर्नमेंट की का कुछ काम कर रही हैं, राइट, गवर्नमेंट की लिमिट में रह के वो कुछ काम कर रही हैं, तो वो सब कुछ हमारी स्टेट की डेफिनेशन में आती है। अगर हम बात करते हैं जजुडिशरी की, तो सिर्फ ओनली नॉन जजुडिशियल जो फंक्शन है वो हमारी जजुडिशरी जो है स्टेट की डेफिनेशन में आता है, जो जजुडिशियल फंक्शन है वो हमारी स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता है, राइट। आर्टिकल 13 बात करता है कि जो भी लॉज इनकन्सिस्टेंट है विद फंडामेंटल राइट्स वो वॉइड हो जाएंगे, मतलब जो भी फंडामेंटल राइट्स को मतलब के अगेंस्ट है वो सारे लॉज क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाते हैं। और इस मैटर में कौन डिसाइड करता है, कोर्ट चेक करता है, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है वो चेक करते हैं। और ये बेसिस बनता है, यहीं से जो है बेसिस बनता है जजुडिशियल रिव्यू का, कि हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को क्या है मतलब हक है कि वो अपना रिव्यू दे सकते हैं किसी भी मैटर पे, किसी भी लॉ पे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन से लॉज आते हैं, सो सारे आते हैं जो पार्लियामेंट बना रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर बना रहे हैं, कोई ऑर्डिनेंसेस जो इशू करें गवर्नर ने या प्रेसिडेंट ने, कोई भी बाय लॉज, कोई रूल्स हैं, कोई रेगुलेशन है जो कि छोटे मोटे डीएम वगैरह भी बनाते हैं, या फिर जो भी सोसाइटी के रूल्स हैं वो सब ही आते हैं, लॉज की कैटेगरी में आते हैं। now हम बात करते हैं हमारी आर्टिकल 14 की, जो बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ प्लस में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। तो दोनों की बात करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें हम बात करते हैं ये हमारे सारे पर्सन्स को इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सारे सबको अवेलेबल है, क्योंकि हम देखो कॉमन सेंस की बात है, इक्वलिटी हम ऐसा तो रखेंगे कोई लॉ है बिकॉज वो इंडियन है तो हम इसको स्पेसिफिकली अलग ट्रीटमेंट देंगे। और जैसे कि चोरी करना, जैसे कि चोरी करने पे सज़ा थी कि हम क्या करेंगे, हाथ कटवा देंगे, लेकिन ऐसा
तो ऐसा तो नहीं कि अगर चोरी फॉरनर नहीं करेगी तो उसको नहीं कटवाएंगे या फिर उसके सर ही कटवा देंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें इक्वलिटी रखनी पड़ेगी बिफोर द लॉ, राइट। इक्वल अरे सो इक्वलिटी जो बिफोर लॉ है, लॉज जो है इसका मतलब क्या होता है कि लॉज इक्वल फॉर ऑल, मतलब सबके लिए जो कानून है वो बराबर है, कोई भी किसी को प्रिविलेज नहीं बनेगा, कोई भी पर्सन जो है अबव द लॉ नहीं है, सबके लिए लॉ क्या है, बराबर है, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ब्रिटिश ऑरिजिन का है और इसको हम एक तरीके से नेगेटिव कॉन्सेप्ट बोलते हैं, राइट। देन देयर इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि बात करता है जितने भी पर्सन सेम सर्कस में, मतलब एक सर्कमस्टेंसेज में जो भी है उनको सेम राइट्स एंड लाइबिलिटीज दी जाएगी। ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन दिया है और एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ये कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है अमंग्स द इक्वल, राइट। नाउ आर्टिकल 15 की अगर मैं बात करूँ तो ये बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सर्टेन ग्राउंड्स, कुछ ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन का करना। तो स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पे, ठीक है। तो चार पांच चीज़ें बोली हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ पे, प्लेस ऑफ बर्थ पे, ठीक है। एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा मोटा कर लेती हूँ, मुझे बहुत पतला दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो अगेंस्ट किसे हैं, स्टेट एक्शन के अगेंस्ट है, ठीक है। मतलब स्टेट एक्शन से हमें बचाते हैं। ये वाला जो हमने बताया दैट इज कि डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं करेगी, तो स्टेट एक्शन से बचा रहे हैं। अगर मैं आगे की बात करूँ तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा एक्सेस करने के लिए पब्लिक प्लेसेस को और यूज़ करने के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी को। जो ये वाली राइट है ये हमारी दोनों से ही प्रोटेक्शन दे रही है, स्टेट से भी इंडिविजुअल से, क्योंकि हो सकता है कि इंडिविजुअल भी रोकते हैं आपको एक्सेस करने के लिए पब्लिक प्लेसेस को वगैरह को, तो उससे भी ये रोकती है, ठीक है। एक्सेप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो ऑफकोर्स देयर इज एक्सेप्शन कि गवर्नमेंट चाहे तो कुछ स्पेशल प्रोविंसेस बना सकती हैं हमारे किसके लिए, वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, SC/ST के लिए, OBC के लिए एंड EWS के लिए, ठीक है। इवन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी डिस्क्रिमिनेशन करके उनके लिए कुछ उनके बेटरमेंट के लिए वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, राइट। आर्टिकल 16 बात करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो किस तरीके से हम जो है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। इक्वलिटी देंगे, ठीक है, अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। तो ये राइट जो है ओनली सिटीजन को है। क्यों भैया, क्यों? क्योंकि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हम किसी बाहर वाले को तो नहीं देंगे ना, किसी फॉरनर को तो हम नहीं देंगे ना, राइट। उनको क्यों देंगे, उनको हम नौकरियाँ क्यों देंगे यहाँ पे, ठीक है। सो ओनली जो है ये हमारे पब्लिक इंटरेस्ट की अगर हम क्या है बात करती है, ठीक है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी जो गवर्नमेंट है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस एंड डिसेंट। देखो रेजिडेंस एंड डिसेंट हमारा जो है रेजिडेंस एंड डिसेंट ये हमारे किस में नहीं था, ये हमारे आर्टिकल 15 में नहीं था, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन इसकी भी एक्सेप्शंस है, क्या है कि अगर आपको रेजिडेंस के बेसिस पे, जैसे बहुत सारे स्टेट होते हैं जैसे कि स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट्स हैं वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, अगर आपको वहाँ पे नौकरी चाहिए तो आपको वहाँ का होना पड़ेगा इस तरीके से। एज वेल एज रिजर्वेशन भी दी जा सकती है बैकवर्ड क्लासेस को, जो गवर्नमेंट है वो दे सकती है, नौकरियों में प्रमोशन में भी दे सकती है एंड कैरी फॉरवर्ड रूल भी फॉलो कर सकती है। हम बात करते हैं तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में भी बहुत सारी जगह हैं जो धर्म से एसोसिएटेड होती हैं, तो उसमें किसी और धर्म के बंदे को हम नहीं पटक सकते, राइट। एंड EWS को भी सेम। अगर हम बात करते हैं रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन की पूरी कहानी है जिसमें हम देखते हैं तो मंडल कमीशन एक कमीशन बैठता है जो कि बोलता है कि OBC को भी ना 27% आप रिजर्वेशन दे दो। फिर इंदिरा केस होता है जिसमें बोलता है कि आपको रिजर्वेशन को ना कैप लगाने की जरूरत है, आप रिजर्वेशन पे कैप लगा दो कि 100 अगर सीट्स हैं हर साल तो उसमें से 50 को ही आप रिजर्व कर सकते हैं और 50 को आपको जनरल को ही देनी पड़ेगी। क्रीमी लेयर की बात करते हैं, OBC मतलब जो OBC है उसमें हर एक जो OBC है अदर बैकवर्ड क्लास है उसमें हर कोई उस पर लेयर लगा दी कि अगर आप क्रीमी लेयर से हो तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। OBC जो है वो बॉडी एंड हमारा क्या है इंस्टीट्यूट है, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड रूल की अगर मैं बात करूँ तो उसको कैरी फॉरवर्ड रूल की भी बात करी कि अगर कोई वैकेंसी है जो पिछले साल वैकेंसी नहीं फुलफिल होती है तो वो सीट्स आगे ज्वाइन हो जाएंगी। जैसे कि पिछले साल 50 की वैकेंसी थी, 3 ही फुलफिल हुई, तो 20 बच गई, तो अगले साल क्या होगा जब निकलेगी तो 120 की वैकेंसी निकल जाएगी और उसमें से 70 हो जाएगी हमारी किसकी, दैट इज रिजर्व क्लास की एंड बाकी हमारी 50 हो जाएगी जनरल की, ठीक है। इस तरीके से अमेंडमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें अमेंडमेंट हुए तो सबसे पहले हम याद रखेंगे 77th अमेंडमेंट जो होता है जो कहता है कि आप रिजर्वेशन दे दो प्रमोशन में भी SC एंड ST को, ठीक है। तो 77th क्या बोल रहा है कि आपको रिजर्वेशन देना है प्रमोशन में भी। 81st होता है जो बोलता है बैकलॉग वैकेंसी फिल, मतलब वही वाली बात है कि जो बैकलॉग में कुछ पिछली वैकेंसीज रह गई हैं उसको हम अगले साल में फिल कर देंगे। 82 बात करता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है एफिशिएंसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि इंपॉर्टेंट है। वो बताता है कि आप देखो रिजर्वेशन तो दो लेकिन आप एफिशिएंसी को भी देखो, एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी भी अच्छी होनी चाहिए। 82nd अमेंडमेंट कहती है। एंड 85th कहती है कॉन्सिक्वेशनल सीनियोरिटी, मतलब अगर कहीं प्रमोशन भी हो रहा है, कहीं कहीं किसी को सीनियोरिटी भी देनी है तो उसमें भी हम क्या करेंगे रिजर्वेशन को यूज़ करेंगे। फिर कहीं तो हम पहले जो चांस है जो फर्स्ट चांस देंगे वो हमारे बैकवर्ड क्लासेस को देंगे, ठीक है।
समझ में आया। तो ये सब कुछ हमारी अमेंडमेंट हुई। 77 में बोला रिजर्वेशन दे दो प्रमोशन में भी SC ST को। 81 में बोला बैकलॉग वैकेंसी। 82 में बोला एफिशिएंसी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन में। 85 में बोला कॉन्सिक्वेशनल सीनियरिटी। इसको थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी की। तो डिफरेंट केसेस देखो हुए, और उसके चलते अगर हम आज की बात करें तो करंटली हम बात करते हैं रिजर्वेशन जो प्रमोशन में है उसके लिए कुछ कंडीशंस है जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है कि अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हो प्रमोशन में तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंट है, जो वो क्लास है वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंट है, इसलिए उसको प्रमोशन देना जरूरी है, ठीक है। एज वेल एज क्रीमी लेयर का भी कंसेप्ट ला गया SC एंड ST में। अगर कोई SC ST अगर वो एक पर्सन है जो कि ऑलरेडी प्रिविलेज्ड है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम प्रमोशन नहीं देंगे। वहीं पे अगर कोई दूसरा बंदा जो कि वही SC है लेकिन वो प्रिविलेज्ड नहीं है तो हम उसको प्रमोशन का चांस देंगे, राइट, उसको हम ज़्यादा चांसेस देंगे, राइट, प्रमोशन के। नाउ एक जस्टिस रोहिणी कमीशन भी बैठा था जिसने बोला था कि सब कैटेगरी जो है कैटेगराइजेशन कर दो आप OBCs का, राइट। नाउ बात करते हैं आर्टिकल 17 का, जो कि बात करता है ओबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। मतलब वो कहता है कि आपको अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ों को अबॉलिश करना है कंप्लीटली। ये अगेंस्ट स्टेट एंड इंडिविजुअल दोनों से प्रोटेक्शन देता है और ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। और ये एब्सोल्यूट राइट है, इसका मतलब इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एज वेल जो पार्लियामेंट चाहे तो इसके रिगार्डिंग लॉ भी बना सकते हैं, वो बनाती भी है, ठीक है, बनाई भी है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 18 जो कि बात करता है अबॉलिश करना टाइटल्स को। देखो पुराने जमाने में ना क्या होता था, ब्रिटिश टाइम में स्पेशली एक टाइटल्स दिए जाते थे और टाइटल्स कहीं ना कहीं आपको महान बताते थे, दूसरे से थोड़ा सा सुपीरियर रखते थे। लेकिन उसी जिसको हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है उसने उसको मना कर दिया। वो बोलते थे कि स्टेट है किसी को टाइटल देगी नहीं, सिटीजन किसी से टाइटल ले भी नहीं सकते, इवन फॉरेन से भी नहीं ले सकते हैं। और जो फॉरनर वर्क करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर रह के काम कर रहे हैं वो भी बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के भी किसी से जो भी इवन फॉरेन से भी अपनी खुद की कंट्री से भी टाइटल नहीं ले सकते, राइट। आर्टिकल 19 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स की। मतलब इसमें बहुत सारे राइट्स की प्रोटेक्शन होती है। दैट इज फर्स्ट है हमारा राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि बात करता है कि आप अपने बिलीफ को जो है एक्सप्रेस कर सकते हो। आपको फ्रीडम है कि आप प्रेस टेलीकास्ट साइलेंस मतलब ना चाहो तो ना भी बोल सकते हो, ठीक है। पर इस पर भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि सोवरेनिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सिक्योरिटी, फ्रेंड रिलेशन खराब नहीं होनी चाहिए ना, कोई आप इंसाइट मत करो, आप ऑफेंस आप ऐसा मत करो कि आप किसी को क्या कर रहे हो, आप किसी को प्रेरित कर रहे हो कि लड़ाई करो, है ना। मोरालिटी खराब नहीं होनी चाहिए, ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए, डिफेमेशन खराब नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करूँ राइट टू असेंबल की, सेकंड जो कि बात करता है कि आप असेंबल हो सकते हो लेकिन पीसफुली होना है, एंड ऑफ कोर्स आर्म्स के साथ, आप हथियार के साथ नहीं हो सकते। आप मीटिंग रख सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन रख सकते हो, प्रोसेशन रख सकते हो, लेकिन आप ऑफ कोर्स जो है मना, ठीक है। लेकिन इसकी भी एक्सेप्शन ऑफ कोर्स सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, ऑर्डर, मजिस्ट्रेट भी कभी बैन कर सकता है एंड हमारा कर्फ्यू भी इवन लगा सकता है, राइट। देन देयर इज अ थर्ड इज राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ भी आप फॉर्म कर सकते हो। सो बेसिकली ये हमारा क्या करता है, ये आप क्या करते हो कर सकते हो, कंटिन्यू भी रख सकते हो। मतलब आपको राइट है कि आप चाहे तो कंटिन्यू रखो, चाहे तो आप छोड़ दो, रखो मत रखो, आपकी मतलब एसोसिएशन में पार्ट वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये राइट टू स्ट्राइक का आपको परमिशन नहीं देता है, और इसकी भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि आपको पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी का ध्यान रखना है, ठीक है। राइट टू मूव फ्रीली में भी कुछ एक्सेप्शन है कि आप कहीं भी जा सकते हो, लेकिन इसमें एक क्या एक्सेप्शन है कि आपको जनरल पब्लिक इंटरेस्ट को खराब नहीं करना, और एक आपको ट्राइबल एरियाज में कहीं भी घुसना नहीं है, ठीक है। और एक करता है ओनली विद इन द कंट्री, मतलब ये जो राइट है वो आपका ओनली इंडिया के अंदर रह के आप कहीं भी मूव कर सकते हो, इस बारे में बात करता है। नाउ फिफ्थ इज अ राइट टू रिसाइड एंड सेटल, आप कहीं भी सेटल हो सकते हो, लेकिन इसकी भी एक्सेप्शन है, वही पब्लिक इंटरेस्ट एंड ट्राइबल एरियाज को देखना पड़ेगा। देन सिक्स इज अ राइट टू प्रैक्टिस अ प्रोफेशन, लेकिन इसकी भी एक्सेप्शन है कि आपको पब्लिक इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा, आपको कुछ ऑक्यूपेशन के लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा, और कुछ मोनोपलाइज बिजनेस को आप नहीं कर सकते जो कि गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, राइट। और एक जो इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ, दैट इज आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड हो जाता है ऑटोमेटिकली अगर नेशनल इमरजेंसी हमारे वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब आपको अगर एक्सटर्नल टाइप ऑफ नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। दैट्स इट। ओके, तो जो हमारा आर्टिकल 20 है वो बात करते हैं प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर आपने कुछ कर दिया है, आपने कोई गुनाह कर दिया है, तो उसके लिए हम आपको क्या करेंगे, दैट इज़ आपको प्रोटेक्शन देंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। कोई आपने कोई कन्विक्ट कर दिया है, कोई ऑफेंस, कोई आपने गुनाह कर दिया, तो उसमें आपको क्या क्या जो है प्रोटेक्शन मिलेंगी। सो सबसे पहले अगेंस्ट द आर्बिट्री पनिशमेंट। तो बेसिकली क्यों ज़रूरी है, बिकॉज हमें आर्बिट्री मतलब कोई भी जो स्टेट अपनी मन मर्जी ना करे, इससे बचाता है। इसको हम सस्पेंड नहीं कर सकते इमरजेंसी के दौरान भी, एंड ये सारे पर्सनस को ही जो है अवेलेबल है। ऐसा क्यों है भैया, देखो सारे पर्सन को अवेलेबल करना पड़ेगा ना, कि अगर फॉरनर आके गुनाह कर रहा है तो उसको भी तो राइट्स देने पड़ेंगे ना, ठीक है। सो इसके में इसमें 3 फंक्शंस हैं मेन। तो नो एक्स पास्ट फैक्ट लॉ, इसका मतलब है कि जो भी लॉज हैं स्पेशली क्रिमिनल लॉ, वो आप पिछली डेट से जाके अप्लाई नहीं कर सकते हो, राइट, ओनली। लेकिन क्रिमिनल लॉ में ऐसा है, लेकिन एक्सेप्शन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन आप उसमें कर सकते हो, लेकिन
और बाकी जैसे सिविल लॉज हैं, टैक्स लॉज, उसमें कर सकते हो, लेकिन क्रिमिनल लॉज में नहीं कर सकते। नो डबल जियोपार्डी, इसका मतलब आपको 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी 2 कोर्ट से, ठीक है, दो कोर्ट से या फिर कोर्ट से ही 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सज़ा अलग से मिल सकती है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब आपको खुद का ही विटनेस बनने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ विटनेस बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके एक्सेप्शन है, जैसे आपको साइन, आपका थंब, आपकी एग्जीबिशन बॉडी की आपसे कोई मटेरियल मांगा जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 21 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। यहाँ पे ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो है उसको डिप्राइव नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट लाइफ से बाय लॉ, मतलब लॉ से आप किसी की जान ले सकते हो, लेकिन उसके अलावा नहीं ले सकते। ये सब पर्सन को अवेलेबल है, बिकॉज सबको जीने का क्या है भाई, और उसका एक वाइडर स्कोप है, ठीक है। वाइडर स्कोप का मतलब इसके अंदर बहुत सारी राइट्स भी आते हैं। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ क्या बोलता है, ये ब्रिटिश ऑरिजिन का है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी जो है नॉट चेक लो, हम इसमें क्या कर रहे हैं, कोई भी चेक नहीं कर रहे हैं लॉ को, ठीक है, चेक नहीं करते हैं लॉ को, मतलब लॉ कैसा है इसके बारे में कुछ भी चेक नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ ये देखते हैं कि लॉ इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेफ्टी जो है ओनली हमें एग्जीक्यूटिव से मिलती है, एग्जीक्यूटिव के एक्शन से मिलती है, और ये जो हमारा प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है जो है वो मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएस से लिया गया है। यहाँ पे ये क्या करते हैं, लॉ को भी चेक करते हैं, और यहाँ पे सेफ्टी जो है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव जो दोनों के एक्शन से मिलती है, और ये कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको यूज़ ज़रूर करती है, राइट। नाउ आर्टिकल 21 एक ही अगर मैं बात करूँ तो ये कहता है राइट टू एजुकेशन। ये बात करता है कि जो स्टेट है वो फ्री एजुकेशन देगा 6 से 14 साल के सारे बच्चों को, ठीक है। 86 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया था। 21 ये आर्टिकल एक तो इसने ऐड करा राइट टू एजुकेशन वाला। आर्टिकल 45 डीपीएसपी में ऐड करता है, जो कि बोलता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन देगा स्टेट 6 ईयर तक सारे बच्चों को। एंड एक फंडामेंटल ड्यूटी में भी ऐड करा कि हर एक सिटीजन की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन दे 6 से 14 साल, ठीक है। और इसके तहत एक लॉ भी लाए हैं, दैट इज आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भी, ठीक है। नाउ बात करते हैं आर्टिकल 22 की, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात करता है कि आपको ना अरेस्ट होने से बचाने के लिए, ठीक है। तो देखो अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है, आपने अभी अरेस्ट किया है, यहाँ पे ना आपको गुनाह आपका साबित नहीं हुआ। देखो आर्टिकल 20 में हम बात कर रहे थे कि आपका ना गुनाह साबित हो गया है, मतलब आपने ना वो किया ही है, आप कन्विक्टेड हो, आपने कर दिया है। लेकिन आर्टिकल 22 में हम बात करते हैं सिर्फ अरेस्ट की। इसमें ये नहीं पता कि आपने गुनाह किया है कि नहीं, सिर्फ अरेस्ट की बात करें, ठीक है, अरेस्ट करना और जेल में डालना, ठीक है, इसकी बात करें। सो पेनेटिव होती है, एक तो होता है जिसमें आपने ऑफेंस को कमिट कर दिया, मतलब आपने वो गलती कर दी है, ठीक है। सो आपको मतलब आपको क्या करा जाएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको कंसल्ट किया जाएगा, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने वो गलती कर दी है, ठीक है, ऐसा लग रहा है, नॉट कर दी है, अब ऐसा लग रहा है कि वो ऑफेंस आपने ही किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो लेकिन अरेस्ट के ग्राउंड्स बताए जाते हैं कि आपको क्यों अरेस्ट किया जाता है। आपको कंसल्ट करने का भी हक दिया जाता है कि आप अपने लीगल प्रैक्टिशनर से, अपने लॉयर से कंसल्ट कर सकते हो। इवन आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के आगे भी लेके जाया जाता है, और जब तक मजिस्ट्रेट कहता है जब तक ही आपको सिर्फ डिटेन कर सकते हैं, जब तक ही आपको जेल में फिर कहें तो कैद में रख सकते हैं, राइट। प्रिवेंटिव होता है कि आपने वो कमिटमेंट नहीं करी है, ऐसा शक भी नहीं, लेकिन ऐसा शक है कि आप शायद कर सकते हो, तो शायद कर सकते हो, उसके बेसिस पे की जाती है। तीन साल तक तीन महीने तक आप जो है मैक्सिमम जो है रखे जा सकते हो प्रिवेंटिव डिटेंशन में। लेकिन 3 से अगर आपको ज़्यादा करना है तो उसके लिए एडवाइजरी बोर्ड बैठता है, और जिसमें एचसी के जजेस होते हैं जो कि बताते हैं कि आपको आगे 3 से ज़्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाएगा किसी बंदे को, या नहीं रखा जाएगा, ठीक है। अब इसके ग्राउंड में बताया जाते हैं कि आप पे ना इस रिगार्डिंग शक है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया जाता है, लेकिन इन्फॉर्म किया जाता है। इस वेल आप भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लॉयर के थ्रू आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड जो पार्लियामेंट है वो इसके रिगार्डिंग लॉ बना सकती है, ठीक है। एंड वो क्या लॉ बना सकते हैं कि 3 महीने से ज़्यादा भी अगर चाहे तो बिना बोर्ड की परमिशन के रख सकते हैं, या फिर टाइम पीरियड को बढ़ा सकती है, या फिर इस पूरे प्रोसीजर को भी बदलाव कर सकती है। बाकी अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव पावर की, इस चीज़ पे लॉ कौन बना सकता है, तो हमारा पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एडवाइजरी बोर्ड वगैरह इन सब पे तो सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है, लेकिन पूरा लेजिस्लेटिव पावर जो है वो दोनों के पास होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 23 की, जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड लेबर। तो ये बात करता है कि हमें प्रोटेक्शन देना है कि ट्रैफिकिंग ना हो ह्यूमन में, ना ही लेबर में, ठीक है। ये बैगर जो बैन है, बैगर को बैन करता है। बेगार का मतलब होता है विदाउट पेमेंट जो है लेबर पे काम करवाना। वे फोर्स लेबर को भी, जो कि जबरदस्ती काम कराना, पैसे तो देंगे लेकिन जबरदस्ती काम कराना, ठीक है। और इस सब पर्सन के लिए क्यों भाई, सब पर्सन के लिए क्यों है, क्योंकि सिंपल सी बात है ना कि यू हैव टू, एक फॉरनर हो सकता है उसको थोड़ा ट्रैफिकिंग करने देंगे हम, ठीक, उसकी ट्रैफिकिंग में क्यों नहीं देंगे। और अगेंस्ट स्टेट एंड इंडिविजुअल दोनों से ही प्रोटेक्शन देता है। और इसके एक्सेप्शन है, दैट इज डिफेंस, जो भी हमारी दैट इज फोर्सेज होती हैं उनके लिए एक्सेप्शन है, बिकॉज हो सकता है कि फोर्सेज को डेलीबरेटली भी या फिर विदाउट रेम्यूनरेशन भी कभी काम करना पड़ जाए, जैसे वॉर वगैरह की स्थिति में, राइट। आर्टिकल 24 की अगर मैं बात करूँ तो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। मतलब ये प्रोहिबिट करता है कि हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं देनी है बच्चों को, ठीक है, फैक्ट्रीज में स्पेशली। तो ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट
14 साल से कम, 14 साल से कम हो तो आपको कहीं भी जो है काम नहीं करना है। वेल इसके एक्सेप्शन है कि आप हार्मलेस वर्क में काम कर सकते हो, जैसे कि फैमिली में कोई काम करना, या फिर कहें तो अपना इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई काम करना है, और वो भी स्कूल आवर्स के बाद, स्कूल आवर्स के बाद काम कर सकते हो, राइट। तो एक लॉ भी इसके तहत हम लाए हैं चाइल्ड लेबर का, जो कि बोलता है कि 14 साल से अगर आप कम हो तो कोई काम करना ही नहीं है एक्सेप्ट द एंटरटेनमेंट या फैमिली के। 14 साल के अगर बाद से बड़े हो और 18 के बीच में, तो आप किसी भी हैजार्डस काम में नहीं इंगेज हो सकते हो, और उसके बाद आप कर सकते हो व्हाटएवर यू वांट, ठीक है, फिर लोग करा भी सकते हैं। आर्टिकल 25 की बात करते हैं, यहाँ से हमारा राइट टू रिलीजन शुरू हो जाता है, राइट टू रिलीजन, ठीक है। आर्टिकल 25 की बात करूँ तो ये बोलता है फ्रीडम ऑफ कंसाइज, आप कंसाइज कर सकते हो, मतलब सोचना, अपने अंदर कुछ सोचना। फ्री प्रोफेस भी कर सकते हो, उसके बारे में कुछ बोल भी सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, उसका विचार भी कर सकते हो, मतलब दूसरों को जाके भी बता सकते हो, प्रोपोगेट भी कर सकते हो। इसमें आपके बिलीफ एंड प्रैक्टिस दोनों कवर होते हैं, लेकिन इसमें राइट टू कन्वर्ट नहीं आता है ऑफकोर्स, ठीक है। इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, इस सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। एज वेल एज जो स्टेट है वो रेगुलेट भी कर सकती है और इसमें कुछ रिफॉर्म्स भी ला सकती है, जैसे कि वो लाती भी है, जैसे कि सती प्रथा को बैन करना, घूंघट को नहीं बैन करा आज तक, बट वो भी कर सकती है ना। और जैसे कि जो तीन तलाक था उसको भी बैन करना, ठीक है, वो कर सकती है। दो अब हमारे क्या है, दो इसकी एक्सेप्शन एक्सप्लेनेशन है, नॉट एक्सेप्शन, एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जो हमारे सिख हैं वो किरपान पहन सकते हैं, उनका राइट है, उनका अधिकार है। एंड जो हिंदूज़ है उसमें हमारे सिख, जैन, बुद्धिस्ट ये सब भी आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 26 की अगर मैं बात करूँ तो ये बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो बेसिकली जो ये राइट है, ये हमारा ये जो प्रोविजन है, ये हमारी बात करता है कलेक्टिव राइट की, जो कि रिलीजियस डिनोमिनेशन को दिए गए होते हैं। रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या है तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया बेसिकली। रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तो जनरली डिस्क्राइब नहीं करता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट बताता है कि जो लोग जिनके पास कोई बिलीव होता है, जिनका एक अलग सा नाम है, जिनका एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, उनको हम रिलीजियस डिनोमिनेशन बोल रहे हैं, तो उनको एक कलेक्टिव राइट दिया जाता है कि वो चाहे तो इस्टेब्लिश कर सकते हैं एक इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, अपने लिए एक इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, अपने उन्हीं अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। आप वो चाहें तो प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकते हैं, कोई ज़मीन भी खरीद सकते हैं उसके लिए, एंड कोई एडमिनिस्ट्रेशन और उसी प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस और प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन। वो कहता है कि फ्रीडम है, आज़ादी है कोई किसी भी पर्सन को कि उसको पेमेंट नहीं करनी पड़ेंगे टैक्सेस की, जिसकी प्रमोशन हो किसी एक पर्टिकुलर रीजन का, ठीक है। टैक्सेस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन फीस ऑफकोर्स ले ली जाती है, बिकॉज वो हेल्प करती है सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन में, राइट। अगर हम बात करें आर्टिकल 28 की, तो वो बोलता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो वो बोलता है कि आपको फ्रीडम है कि आप अटेंड कर सकते हो कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस या रिलीजियस वर्शिप हमारे कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। तो मतलब जो हमारे स्कूल्स हैं उसमें भी हमारी जो हमारे स्कूल्स हैं, फिर कहें तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, उसमें भी आपके रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस है। जैसे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कहाँ नहीं दी जा सकती, जहाँ पे स्टेट कहीं पे भी होली मेंटेन कर रहा है। अगर ऐसा कोई जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल है, तो गवर्नमेंट स्कूल में हम क्या करेंगे, हम सारे ही रिलीजन को या फिर तो सेलिब्रेट करेंगे, या फिर ऐसा नहीं होगा किसी एक को नहीं करेंगे और एक को करेंगे, सो वो हम नहीं कर सकते हैं। इसको हमारे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती, ठीक है, कि ऐसे फॉलो करना है, ऐसे फॉलो नहीं करना, ठीक है। लेकिन कोई भी अदर इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हमारा जो कि होली मेंटेन नहीं है स्टेट के थ्रू, तो वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं, ठीक है। हम बात करते हैं आर्टिकल 29 की, तो वो बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की। जनरली ऑल पीपल पे अप्लाई, देखो लिख तो यहाँ पे रहा है कि माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन जनरली ये इसमें सारी पीपल आते हैं, ऑल आते हैं। तो ऑल का मतलब है हमारे माइनर भी आ रहे हैं और मेजर भी आ रहे हैं, ठीक है। सो ये प्रोटेक्ट, ये बोलता है कि हर एक पर्सन को राइट है, एक पर्सन इंडिविजुअल राइट है, ये बोलता है सॉरी ग्रुप है राइट है, वो बोलता है कि हर एक सेम धर्म के लोगों को या सेम लोगों को एक वो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो स्क्रिप्ट, लैंग्वेज एंड कल्चर को, ठीक है। ग्रुप राइट है, ठीक है। नो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, और इस पर कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती, राइट। नो डिस्क्रिमिनेशन, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करेगी अगर वो एडमिशन दे रही है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो स्टेट का है, इन द बेसिस ऑफ रिलीजन। मतलब ऐसा नहीं होगा कि रिलीजन के बेसिस पे आपको हम क्या कर रहे हैं कि आपको एडमिशन नहीं दे रहे हैं कहीं पर, ठीक है। आर्टिकल 30 की बात करूं तो राइट टू मॉनिटर, इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो बेसिकली ये राइट क्या कहता है कि आप मॉनिटर कर सकते हो, इस्टेब्लिश कर सकते हो, एडमिनिस्टर कर सकते हो अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी। तो ये जो राइट है कन्फाइंड है माइनॉरिटीज़ तक। अच्छा, माइनॉरिटीज़ डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, और माइनॉरिटीज़ में अगर हम बात करें तो लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, अगर वो अच्छा वो बना सकते हैं, लगा सकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन अगर स्टेट उनको एड देता है या पैसों की, या फिर उनको रिकॉग्नाइज करता है, फिर दोनों ही काम करता है, तो स्टेट उन पर रेगुलेशन भी लगा सकता है ऑफकोर्स, ठीक है। कंपनसेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो देगा अगर वो एक्वायर करता है प्रॉपर्टी। मतलब ऐसा हो जाता है कभी कभी यहाँ से रोड निकल रहा है, यहाँ पे एक कोई प्रॉपर्टी थी रिलीजियस
एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था और अब वहाँ पे रोड निकल रहा है तो वहाँ को उसको तोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट हमारी क्या करती है, कंपनसेशन भी देती है, ऐसा नहीं कि फ्री में ले ली, राइट। एब्सोल्यूट राइट ऑफ कोर्स ये नहीं है, मतलब इसकी भी एक्सेप्शंस है, जैसे कि अगर हम बात करूँ तो रेगुलेटरी मेजर्स लिए जा सकते हैं। अगर माल एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखने को मिलेगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में तो गवर्नमेंट रेगुलेशन लगा सकती है, चार्जेस भी लगा सकती है ना, और कंडीशन ऑफ सर्विस भी देखी जाती है कि मतलब किसके संग गलत तो नहीं हो रहा है स्कूल्स में, तो ये चीज़ भी देखी जाती है, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 31 इसके बाद हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था जो कि हमारा हट चुका है। now हम बात करते हैं आर्टिकल 32 की, जो कि बोलता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करता है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ का मतलब है कि कुछ रेमेडीज़ भी दी जाएंगी अगर आपकी राइट्स का वायलेशन होता है तो। इसको वेरी सोल कहा गया है और ये बेसिक फीचर है हमारा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है इसके तहत इशू करती है रिट्स को फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। नाउ पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो रिट को इशू करने की पावर किसी इंफीरियर कोर्ट को भी दे सकती है। इंफीरियर कोर्ट का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के अलावा भी जो कोर्ट है उनको भी पावर दे सकती है, वेल आज तक दी तो नहीं है बट दे सकती है, ठीक है। नाउ नेशनल इमरजेंसी के दौरान कैन सस्पेंड, इसको सस्पेंड किया जा सकता है, ये बोरो किया गया है इंग्लिश से, जो हमने प्रोरोगेटिव रिट दिखे था ना वही। रिट पावर ऑफ एचसी एंड एससी के हम देख लेते हैं। तो देखो जो एससी है उसकी जो रिट पावर है नैरो है बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए कर सकती है, लेकिन एचसी की जो है वाइड है बिकॉज वो अदर इशूज़ के लिए भी कर सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी वाइड टेरिटोरियल है, मतलब वो पूरे इंडिया पे है, लेकिन वहीं हाई कोर्ट है वो नैरो है बिकॉज वो सिर्फ एक पार्टिकुलर स्टेट पे है, ठीक है। ये आर्टिकल 32 के तहत ऑब्लिगेटरी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करने या फिर कहे तो आर्टिकल जो कहते हैं दैट इज प्रोटेक्शन देने के लिए फॉर द फंडामेंटल राइट इन्फोर्स कराने के लिए वो ऑब्लिगेटरी, उसको करना ही पड़ेगा, लेकिन फॉर हाई कोर्ट ये डिस्क्रिशनरी अंडर द आर्टिकल 2 to 6, ठीक है। अब हम कुछ रिट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला हैबियस कॉर्पस है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसका ये कहता है कि रिलीज कर दो पर्सन को, जहाँ से भी है उसको रिलीज कर दो, और ये अगेंस्ट प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों के हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ना किसी पर्सन को किडनैप कर लिया एक तरीके से, ठीक है, तो उसको रिलीज करने के लिए प्राइवेट को भी तो कह सकते हैं, इसलिए अगेंस्ट द प्राइवेट एंड पब्लिक। मेंटेनेंस का मतलब है कमांड देना, परफॉर्म करने के लिए ड्यूटी, जनरली परफॉर्म कराने के लिए ड्यूटी वो कमांड देते हैं कि ये काम तुम्हें करना है, तो अगेंस्ट पब्लिक ऑफिस से फिर जुडिशियल हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट क्यों नहीं, क्योंकि प्राइवेट की ड्यूटी नहीं होती है ना रिगार्डिंग, तो पब्लिक की होती है, तो इसलिए वो रिट जो है इशू कर सकते हैं। सेटररी का मतलब होता है क्वेश ऑर्डर करना, मतलब कोई काम कोई कोर्ट या नीचे वाली ऑफिस ने कर दिया है जो कि उसको नहीं करना था, या फिर उसको रोकने के लिए कर दिया तो उसको चेंज करने के लिए, क्वेश करने के लिए उस ऑर्डर को, तो क्वासी जुडिशियल के अगेंस्ट होती है। एंड प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रोहिबिट करना, इंफीरियर कोर्ट को रोकना, कि आपको जैसे कि अगर आप ऐसा हो सकता है कि कोर्ट अपनी जुरिसडिक्शन से बाहर रह के काम कर रहा है तो उसको रोकना, ठीक है। सो ये भी जडिशरी एंड क्वाशी जडिशियल ही इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट हो सकती है। कोवरेंटो मतलब क्वेश्चन करना कि आप वहाँ पे क्यों हो, तो ये होता है टू स्टॉप एक्ट आउटसाइड जुरिसडिक्शन, कि आप ना बाहर रह के काम कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो ये काम, क्यों, है ना, तो ये होती है जनरली अपनी पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 33 की, तो ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो मॉडिफाई कर सकते हैं राइट्स को, मॉडिफाई मतलब चेंज कर सकते हैं, जो अधिकार है ले सकते हैं हमारी फोर्सेस के राइट्स को, ठीक है। इसका मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, वो एब्रोगेट कर सकते हैं आर्म फोर्सेस के और अदर सर्विस जो भी प्रोवाइडर्स होते हैं उनके राइट्स को, ठीक है। ये हमारे कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है, कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है। आर्टिकल 34 की बात करो तो ये रिस्ट्रिक्शन लगाती है ऑन द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट वाइल मार्शल लॉज एंड फोर्स, तो वो कहता है कि बहुत सारे जो राइट्स हैं वो इन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी अगर जब मार्शल लॉ हमारा फोर्स में रहेगा तो। अब इसलिए मार्शल लॉ हमारा डिफाइन तो नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जनरली उसको क्या कहते हैं, उसका जनरली जो डेफिनेशन है वो है कि सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को जब मिलिट्री रन करती है तो उसको हम कहते हैं मार्शल लॉ, ठीक है। ठीक है, आगे देखो कंटेम्प्ट, ये हमने जो है कंसेप्ट ब्रिटेन से उठाया है, ठीक है। अब देखो मार्शल लॉ में क्या होता है और नेशनल इमरजेंसी में डिफरेंस बता रखा है। देखो इंपैक्ट करती है सिर्फ फंडामेंटल राइट को, लेकिन नेशनल इमरजेंसी ऑफकोर्स अदर मैटर्स को, सेंटर स्टेट रिलेशन वगैरह सब चीज़ों को इंपैक्ट करती है। इस टाइम पे जो हमारे मार्शल लॉ में कोर्ट जो है सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में ऐसा कुछ नहीं होता। मार्शल लॉ जनरली स्पेसिफिक एरिया पे लगता है, ठीक है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी फुल कंट्री पे भी लग सकती है और स्पेसिफिक पे भी लग सकती है। मार्शल लॉ के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन नेशनल इमरजेंसी पे है, ठीक है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 35 में, जो बोलता है कि जो भी लेजिस्लेशन है टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ पार्ट 3, वो बोलता है कि जो हमारी लॉ मेकिंग की पावर है, लॉ मेकिंग की पावर है रिगार्डिंग हमारे किसके, रिगार्डिंग हमारे दैट इज टू गिव द इफेक्ट टू प्रोविजन ऑफ पार्ट 3, कि हमें इफेक्ट में लाना है जो भी हमारे प्रोविजन है पार्ट 3 के, ठीक है। लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ पार्ट 3 के प्रोविजंस को हमें क्या करना है, इफेक्ट में लाना है, तो वो उसके लिए वो पावर किसके पास है, पावर है, वो है हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है, ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट के पास पावर है। क्यों, क्योंकि जैसे यूनिफॉर्मिटी है इसलिए हमने स्टेट को वो पावर नहीं दी है, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकता है, लॉ बना के स्टेट लेजिस्लेचर को भी ये पावर दे सकता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट चाहे तो इस पावर को दे सकता है हमारे स्टेट लेजिस्लेचर को भी, ठीक है।
तो ध्यान रखना है, अभी के लिए क्या बोला है आर्टिकल 35 ने कि ये जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है, लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट लेजिस्लेचर को भी दे सकता है, ठीक है। अब देखो एक्सेप्शन क्या है हमारी फंडामेंटल राइट की, तो राइट टू प्रॉपर्टी सबसे पहले हट जाता है 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, उसको लीगल राइट बना दिया गया अंडर द 300 आर्टिकल ए, ठीक है। न्यू एडिशन हुई थी उसके बाद हमारे 31A, 31B, 31C, ठीक है। अब ये तीनों जो आर्टिकल्स हैं कहीं ना कहीं एक्सेप्शन है ऑफ द फंडामेंटल राइट। 31A क्या बोलता है कि 5 कैटेगरी ऑफ लॉज की बात करता है कि कुछ 5 कैटेगरी ऑफ लॉज हैं जो बेसिकली कांट बी वॉइड, उनको आप वॉइड नहीं कहोगे इवन अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं हमारे आर्टिकल 14, 19 एंड 31 को, मतलब इन आर्टिकल्स को अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट भी जा रहे हैं, फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन भी हो रहा है, तो भी आप उनको वॉइड नहीं कहोगे, ठीक है। एंड आर्टिकल 31V जो वो बोलता है कि ब्लैंकेट प्रोटेक्शन देता है कि कुछ हम लॉज रखेंगे उसके अंदर, उनको ब्लैंकेट प्रोटेक्शन है, अगर वो अल्ट्रा वायरस है टू द कॉन्स्टिट्यूशन तब भी उनको क्या है प्रोटेक्शन मिलेगी और उनको आप वॉइड नहीं कहोगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू तो दोनों आर्टिकल्स हुए, तो 5 कैटेगरी ऑफ लॉज एंड ब्लैंकेट प्रोटेक्शन। आगे 31C जो कि 25 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आता है, वो कहता है कि तुम इंप्लीमेंट द DPSP, कुछ लॉज बनाए जाएंगे और अगर इवन वो वॉइड भी होते हैं, अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं आर्टिकल 14 या 19 को, तो भी वो वॉइड नहीं होंगे, मतलब वो कैंसिल नहीं होंगे, वो सही होंगे, वो लॉस गलत नहीं होंगे, ठीक है, ऐसा बोलता है हमारे। तो दैट्स इट।